नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आपकी तैयारी की श्रृंखला में ही हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं, जिसमें आप लोग आज देखेंगे ज्योग्राफी के वीडियो में पठार, घाटियाँ और मरुस्थल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए मित्रों, बिना समय अपना व्यर्थ किए हुए सीधे हम लोग मुद्दे पर आते हैं और टॉपिक्स को देखते हैं कि किस टॉपिक से आज जो क्वेश्चन पठार और घाटियों और मरुस्थल से रिलेटेड है। ये एग्ज़ाम का एक इतना महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि निश्चित तौर से, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो या वो आपका लोक सेवा आयोग हो, निश्चित तौर से ये प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। तो इस नाते इसको बहुत गंभीरता से आप लोग देखेंगे एक एक बिंदु को। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो पठार से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो बड़ा ही जेन्युइन सा प्रश्न है ये तिब्बत के पठार को लेकर के। तो आप जान लीजिए कि तिब्बत का पठार जो है वो सी लेवल से इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है, यानी 4500 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई इसका मतलब है कि बाकी पहाड़ियों की जो ऊंचाई है इससे अधिक है। औसत का मतलब होता है इससे ज़्यादा और कम के बीच का जो एक पैमाना स्केल आता है उसी को ही औसत कहा जाता है दोस्तों। तो यानी कि इससे प्लस ही होगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इसमें से क्या क्या है। ऑप्शन कह रहा है 2 किलोमीटर, फिर ऑप्शन में आपका कह रहा है 4 किलोमीटर, फिर इसके बाद ऑप्शन कह रहा है आपका 3 किलोमीटर और फिर ऑप्शन आपका है 5 किलोमीटर। तो औसतन देखिए 4 किलोमीटर तो हो नहीं सकता है, ना ही ये दोनों होंगे आपके। तो निश्चित तौर से 5 किलोमीटर की ऊंचाई जो बता रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। सी लेवल से कितना है, लगभग औसतन 5 किलोमीटर ऊंचा है वो। ठीक है, औसत ऊंचाई वैसे उसकी 4500 मीटर है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो दिया था वो 5 किलोमीटर ही मानना होगा आपको। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है। तो आप जान लीजिए कि ऑप्शन आप लोग लीजिए, क्वेश्चंस को आप करते रहें, तुरंत मैं नहीं जवाब दूंगा आपको। ऑप्शन है ब्राज़ील का पठार, बोलीविया का पठार, पेंटागोनिया का पठार और ओरिनिको का बेसिन जो है ये है आपका। तो आप जान लीजिए कि दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का जो भंडार है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए लिखा है दक्षिण अमेरिका बता रहा है। दक्षिण अमेरिका में जो खनिजों का भंडार है वो पेंटागोनिया का पठार जो है वो प्रचुर मात्रा में खनिजों से के भंडार से लैस है। तो सबसे ज़्यादा खनिज जो मिलते हैं कहाँ पे, पेंटागोनिया के पठार में, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठार पर स्थित नगर है। ठीक है, कौन सा नगर जो है जो कि पठार पर स्थित है। तो ऑप्शंस दे रहा है आपका बुखारेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मैड्रिड, मैड्रिड लिखा है, मैड्रिड होना चाहिए दोस्तों, मैड्रिड। नेक्स्ट है जामनगर और अगला है सिंगापुर। ये 4 आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि पठार पर स्थित नगर कौन सा है। तो ये जान लीजिए आप लोग दोस्तों, ये मैड्रिड जो आपका है, मैड्रिड ये स्पेन की राजधानी इसी के पठार पर, मैड्रिड के पठार पर ही स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो ध्यान रखिएगा। स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड जो है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। किस पठार पर स्थित है, मैड्रिड पठार पर स्थित नगर जो है मैड्रिड पठार है। और ये जो है मसेटा का, आइबेरिया का पठार आप लोगों ने देखा होगा यूरोप में आपने देखा होगा कि जो यूरोप आपका है तो स्पेन, पुर्तगाल और आप देखते होंगे फ्रांस। तो मेन रूप से जो आइबेरिया का प्रायद्वीप है, आइबेरिया का जो प्रायद्वीप है यूरोप में, स्पेन जो है, स्पेन मूल रूप से इस पे स्पेन और आपका पुर्तगाल वगैरह इस पे आते हैं, आइबेरिया के पठार के अंतर्गत आते हैं। कहीं कहीं आपको फ्रांस भी इस पे कवर करेगा। तो ये आपके आइबेरिया के पठार में आते हैं और इसी पठार में ही एक मसेटा का पठार, आइबेरिया प्रायद्वीप में ही मसेटा का पठार है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका यूरोप, स्पेन जो है, स्पेन
स्पेन पे जो है, ये मूल रूप से पूरा स्पेन ही लगभग करीब में मसेटा के पठार पे है। मेसेटा, कहीं कहीं मेसेटा मिलेगा, कहीं कहीं मसेटा मिलेगा दोस्तों, तो मेसेटा वैसे है मेसेटा के पठार, मसेटा के पठार पर स्थित जो पूरा मसेटा के पठार पर ही पूरा स्थित है स्पेन एक तरह से कहिए। और मैड्रिड जो है फाइनली, ये मैड्रिड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैड्रिड जो है मसेटा के पठार पर स्थित है। और इस पठार की ऊंचाई भी थोड़ा सा देख लें आप, 610 मीटर से लेकर के लगभग करीब में 660 मीटर के आसपास इसके मध्य की राजधानी है, सॉरी ऊंचाई है, और मैड्रिड इसी पर स्थित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा दोस्तों। अरावली है, सतपुड़ा है, पामीर का पठार और म्यांमार का। तो बहुत आसानी से आप जानते हैं कि संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। तो पामीर पठार यहाँ होना चाहिए। पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। और यही जो है, जो मध्य एशिया है दोस्तों, मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा भी बनाता है। ठीक है, दक्षिणी सीमा, मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित है दोस्तों? पामीर का पठार, यानी पामीर के पठार जो है मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करता है। और इससे कई सारे पर्वतों का निकास हुआ है, और जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये पठार जो हैं, ये बहुत ही, ये पहाड़ियाँ जो निकलती हैं, तो एक तो आपकी देखेंगे पामीर के पठार से ही आपकी एक हिंद कुश पर्वत श्रेणी निकलती है, एक कुनलुन पर्वत श्रेणी निकलती है, इसी के नीचे ही फिर आपका हिमालय पर्वत श्रेणी इसके नीचे वाले हिस्से में निकलेगी, इसके ऊपर वाला काराकोरम श्रेणी हो जाएगी, हिमालय श्रेणी है। तो ये यहीं से ही पामीर के पठार से, यानी पामीर की गाँठ इसी नाते कहा जाता है इसको दोस्तों, या इसको विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए दे रहा है कि कोकोनीनो का पठार कह रहा है, फिर कह रहा है कोलोराडो का पठार, तीसरा है कोलंबिया का पठार, चौथा है एक्वेरियम का पठार। ठीक है, तो ये 4 पठार दिए हुए हैं, इनमें से कौन से पठार के बारे में बात कर रहा है कि सबसे बड़ा जो पठार है? तो जान लीजिए आप कि सबसे जो बड़ा पठार है आपका वो कोलोराडो का पठार है। कौन सा पठार है? कोलोराडो का पठार, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो का जो पठार है, ये इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों लगभग करीब में 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कवर करता है। वर्ग मील के क्षेत्र में है दोस्तों, सॉरी, ये वर्ग मील का क्षेत्र कवर करता है, 1,30,000 वर्ग मील है ना। तो ये एरिया बनता है इसका, जो कि कोलोराडो के पठार के लिए फेमस है अपने आप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है? कोलोराडो का पठार है। ठीक है, और अगर इस दृष्टिकोण से पूछता दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार हो जाता है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा पठार सबसे बड़ा है, तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा इन पठारों में से है। ठीक है, फिर और भी जान लीजिए थोड़ा सा, कोलंबिया का जो पठार है वो लगभग क्या है? 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है, वो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो सारे पठार हैं वो, जैसे कोकोनिया का जो पठार है वो लगभग 5,812 वर्ग किलोमीटर है, 5,812 मील है, 5,812 मील। ठीक है, ये सब मील में सारे आंकड़े हैं आपके, ये वर्ग मील है दोस्तों, वर्ग मील। क्लियर? तो जो भी अभी आंकड़े मैंने बताए वो वर्ग मील में है। और एक्वेरियम का जो पठार है ये लगभग 900 वर्ग मील का है, क्षेत्रफल, वर्ग मील। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में अभी इस ऑप्शंस के आधार पर है, तो कोलोराडो का पठार जो है वो सबसे बड़ा पठार है, जो कि 1,30,000 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, ओके। और विश्व की अगर पूछा होता तो कौन सा बताते हैं आप लोग? तिब्बत का पठार। अगला है दोस्तों, टेलीग्राफिया का पठार हिस्सा है, टेलीग्राफिया का पठार
किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। टेलीग्राफिया का पठार हिस्सा है किसका? तो टेलीग्राफिया का जो पठार है दोस्तों, इसके लिए बड़ी दिलचस्प बात है ये आपका उत्तरी अटलांटिक कटक का है, दक्षिणी अटलांटिक कटक का है, हिंद महासागर कटक का है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जान लीजिए उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है दोस्तों। तो ये जो आपका ये जो कटक आपका है, ठीक है, ये जो उत्तरी अटलांटिक कटक का है, टेलीग्राफिया का कटक है, ये न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, ये न्यू फाउंडलैंड से लेकर के आयरलैंड के मध्य में विस्तृत है। और ये एक्चुअल में क्या है, जो अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है, इसी का ही एक भाग है, ठीक है। और इसकी जो खोज की गई थी ये 1900, ये जो कटक आप बता रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये आपका जो कटक है वो 1925 से 27 के मध्य में जर्मनी में अनुसंधान के पोतों के माध्यम से इसकी एक तरह से कहिए कि जो शोध की गई थी, खोज की गई थी, तो उस आधार पे पता है। और आगे चल करके यही डिटेल होती है कि इसी को ही मध्य अटलांटिक कटक माना जाता है। पहले ये आपका जो इसका जो क्षेत्र था टेलीग्राफिया के पठार का, और एक मतलब आपका बहुत लिमिटेड एरिया में था, और माना जाता था कि वो मध्य अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक का जो हिस्सा है उसके वाले हिस्से में माना जाता था कि ऊंचा हिस्सा है, पठारी हिस्सा है, जो समुद्र के अंदर की बात हो रही है ये, तो वहाँ पे माना जाता था। फिर आगे चल कर के जब शोध हुई तो ये पूरा पता चला कि मध्य अटलांटिक कटक का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि यही इसी में आगे चल करके है डॉल्फिन कटक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये डॉल्फिन कटक ही ये इसका हिस्सा मिलता है आगे चल करके। मतलब कुल मिला के डॉल्फिन कटक की बात करेगा, आप इतना ही समझिए, चाहे टेलीग्राफिया के कटक की बात करें या डॉल्फिन के कटक की बात करें और या आपका मध्य अटलांटिक कटक की बात करें, तो सब आपका हो जाएगा क्या, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और मूल रूप से ये जो टेलीग्राफिया है या डॉल्फिन कटक की बात जो कह रहा है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर वाले हिस्से में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक कटक बिल्कुल है, यानी उत्तरी अटलांटिक कटक का ही विस्तार है एक तरह से कहिए। पहले जब संक्षिप्त खोज की गई थी शुरुआती दौर में, उसे टेलीग्राफिया के पठार के नाम से जाना जाता है। फिर डिटेल और एक्स्ट्रा होती चली गई और उसके शोध होते गए, तो उसी से आपका उत्तरी अटलांटिक कटक या दक्षिणी अटलांटिक कटक या मध्य अटलांटिक कटक कह सकते हैं सीधे एक लाइन में, कि मध्य अटलांटिक कटक की खोज की गई इन्हीं पठारों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा समूह सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके हैं कि टेलीग्राफिया का पठार हिंद महासागर। देखिए अभी हमने आपसे बात की थी कि टेलीग्राफिया का पठार जो है वो अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सीधे यहाँ पर स्पेस होना चाहिए दोस्तों, स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखो कोको कटक प्रशांत महासागर करेक्ट है। वेल्विस कटक जो कहलाता है, वेल्विस कटक वो अंध महासागर है या अटलांटिक महासागर, ये भी सही ऑप्शन आपका है। अगुलहास बेसिन जो है हिंद महासागर है, यह भी आपका सही है। और टेलीग्राफिया का जो पठार बता रहा है, ये जो बता रहा है हिंद महासागर, अभी आपको बताया मैंने, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये गलत है आपको, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पवनकृत पठार के उदाहरण हैं, ठीक है। पवनकृत पठार के उदाहरण हैं, तो जानते हैं पवन क्या करते हैं, मैदानों का निर्माण करते हैं। किस तरह के मैदानों का निर्माण करते हैं, आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, हिंट मैंने दे दिया है आपको। लोएस का पठार, विंध्य पठार, ग्रीनलैंड का पठार, पिडमांट का पठार। तो पवन के द्वारा निर्मित पठार जो है वो क्या, लोएस के पठार, लोएस के मैदान जो होते हैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में जिनका निर्माण होता है, लोएस के मैदान का या लोएस के पठार का निर्माण होता है, वो बालू से होता है। पवनों के द्वारा वो बालू उड़ करके एक जगह संग्रहित हो जाता है बहुत बड़े वर्ग किलोमीटर एरिए में, तो फिर वो पठार का निर्माण इसी से होता है। पवन के द्वारा निर्मित लोएस का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेड वैली, ठीक है, डेड वैली निम्न में से किसका उदाहरण है, ठीक है, किसका उदाहरण है। तो ऑप्शन दे रहा है अपनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का,
अभिन्नति घाटी का और रिफ्ट घाटी का। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि एक बड़ा हिस्सा इसका दब गया है, रिफ्ट वैली के रूप में बना हुआ है। कैलिफोर्निया की जो डेड वैली है वो आपकी रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ठीक है, रिफ्ट घाटी आप जानते ही हैं। रिफ्ट घाटी का निर्माण क्या होता है कि जब साथ में जो पहाड़ी का हिस्सा है और एक भुजा जो है, एक हिस्सा इसका, दो किनारे के हिस्से स्टेब्लिश बने रहें और मध्यवर्ती हिस्सा जो है, बीच का हिस्सा दब जाए, तो उससे जो निर्मित घाटी होती है उसे रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिफ्ट घाटी आसपास के क्षेत्र इसके ऊंचे बने रहेंगे और निचला हिस्सा, इसका बीच का हिस्सा दब जाएगा। तो ये इस तरह से बनी घाटी जो होती है वो रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रिफ्ट घाटी हो जाएगा। किसका उदाहरण है दोस्तों? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अगला है शैतान का गोल्फ कोर्स। ठीक है, शैतान का गोल्फ कोर्स और डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत घाटी डेड वैली स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। अभी बात हो रही थी दोस्तों, तो देख लीजिए साइबेरिया, चिली और अफगानिस्तान दे रहा था ऑप्शन में, तो आपको पता है यूएसए, अभी बात हुई थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मृतक की घाटी जानी जाती है, क्या जानी जाती है? अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक गहराई के लिए, अत्यधिक ठंड के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए। तो अत्यधिक उष्णता के लिए दोस्तों, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है ये घाटी। और इसका जो टेम्परेचर है वो, यहाँ का जो टेम्परेचर 2016 में इसकी जो गणना हुई थी वो 56.7 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आप मापा गया है। तो यहाँ की जो हवाएं होती है ना, वो गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान, हवाओं का जो तापमान होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इस नाते इसको अत्यधिक उष्णता के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पर? तो अलास्का राज्य में है, दूसरा है मेन राज्य में, तीसरा कैलिफोर्निया में और अगला है अटलांटा राज्य में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? निश्चित तौर से कैलिफोर्निया की घाटी में है, तो कैलिफोर्निया राज्य हो जाएगा आपका। डेथ वैली यहीं पर स्थित है। अगला है पंजशीर घाटी अवस्थित है। पंजशीर घाटी अवस्थित है मिस्र में, ईरान में, तुर्की में, अफगानिस्तान में। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा दोस्तों, पंजशीर न्यूज में आपको अक्सर सुनने को मिलता है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में जो है काबुल जो एक शहर पड़ता है, काबुल के उत्तर में स्थित है। काबुल मैप में देखिएगा आप लोग, काबुल के उत्तर में, उत्तरी हिस्से में, काबुल के उत्तर में जो है स्थित है क्या? पंजशीर घाटी। ठीक है, और ये पंजशीर नदी जो है से घिरी हुई है। तो पंजशीर नदी इसको एक तरह से कहिए कि एक राउंड से बनाती है, इसको एक वृत्ताकार रूप में एक तरह से कहिए घेरे हुए है पंजशीर घाटी। तो पंजशीर नदी को पंजशीर घाटी जो है कवर किए हुए है या घेरे हुए हैं, और पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पर? कोलोराडो में, न्यू जर्सी में, कैलिफोर्निया में और फ्लोरिडा में। तो निश्चित तौर से कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में दोस्तों स्थित है। ठीक है, सिलिकॉन वैली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी जो है कि दक्षिण भाग में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिणी भाग में स्थित है। और यहाँ पर जानते ही हैं कि यहाँ पर बृहद स्तर पर ये चिप का निर्माण किया जाता है, कंप्यूटर चिपों का निर्माण किया जाता है। तो सिलिकॉन वैली के नाम से इसे जाना जाता है, कैलिफोर्निया में स्थित है ये। और भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो तो आपको मालूम होगा, बेंगलोर को कहा जाता है, कर्नाटका की राजधानी जो है। ठीक है, अगला है टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अंटार्कटिका में और चौथा है अमेरिका में। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा अंटार्कटिका में स्थित है। कौन सी टेलर घाटी? अंटार्कटिका में स्थित है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। और इसकी जो खोज हुई थी टेलर घाटी की, वो करने वाले थे रॉबर्ट फाल्कन रॉबर्ट फाल्कन अदल है दोस्तों, फाल्कन ऐसे है, फाल्कन स्कॉट। ठीक है, रॉबर्ट फाल्कन स्टॉक, ये इन्होंने खोज की थी इसकी, किसकी? टेलर घाटी की खोज की थी, जो कि आपकी अंटार्कटिका में स्थित है। अगला है दोस्तों, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ग्रेट
आर्टिजन बेसिन कहाँ पर स्थित है? यूएसए में है, रूस में है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, और ये जो इसका क्षेत्र है वो अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्य उच्च भूमि के मध्यवर्ती विश्व के विशालतम भूमिगत जल बेसिनों में से ये एक माना जाता है आर्टिजन बेसिन। कहने का मतलब है ऑस्ट्रेलिया का जो आप देख रहे हैं वो जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी है, और उसके मध्यवर्ती क्षेत्र की अगर बात करें तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के बीच का जो हिस्सा पड़ता है वो ग्रेट आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और भूमिगत जलों के जो है भूमिगत जल बेसिनों में से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पाया जाता है भूमिगत जल। बहुत सारे भूमिगत कुएँ जो हैं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और रेगिस्तान तो जैसे जानते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इससे रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिन बेसिन अवस्थित है, बेसिन अवस्थित नहीं है, कुछ होना चाहिए, बृहद बेसिन होना चाहिए मित्रों। बृहद बेसिन, कौन सी बेसिन? बृहद बेसिन। बृहद बेसिन कहाँ पर स्थित है? अवस्थित है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बृहद बेसिन जो है ग्रेट बेसिन के नाम से जिसे जाना जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक का कार्य करती है। ग्रेट बेसिन के नाम से इसे जाना जाता है। कहाँ पर स्थित है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन यही पूछा था, बृहद बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में, पहला ये ऑप्शन आपका था। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका यहाँ पे। और ये जो है राकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के बीच में स्थित पड़ता है बृहद बेसिन जो है, और जल विभाजक का एक कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो नाम से ही आप समझ चुके होंगे, मिस्र है, यूनान है, नाइजीरिया है, टर्की है। तो यहाँ पर मिस्र हो जाएगा दोस्तों, मिस्र। राजाओं की घाटी जो है, या इसी को ही जो नाम कहा जाता है राजाओं की घाटी को ही वादी एल मुलुक जो है ये कहा जाता है इसको, राजाओं की घाटी को। ये मिस्र में ही स्थित है। ठीक है, मिस्र को ही इंग्लिश में जो है इजिप्ट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो नील नदी है, नील नदी के पश्चिमी हिस्से में स्थित है, ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगला है, अंधी घाटी पाई जाती है कहाँ पर? अंधी घाटी कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? पहला कह रहा है कास्ट प्रदेश में, दूसरा कह रहा है शुष्क प्रदेश में, तीसरा हिमानीकृत प्रदेश में, और चौथा है टुंड्रा प्रदेश में। तो निश्चित तौर से आप जानते हैं ये कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ये कहाँ की स्थलाकृति हो जाएगी दोस्तों? ये कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृति है अंधी घाटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? निम्नलिखित से कौन सी प्राकृतिक कास्ट घाटी में पाई जाती है? तो स्थलाकृति होना चाहिए, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? स्थलाकृति यहाँ पर होना चाहिए, स्थलाकृति कास्ट प्रदेश में पाई जाती है, ये होना चाहिए था। ठीक है, पाई जाती है तो इसमें से आपको बताना होगा कास्ट स्थलाकृति पाई जाती है, किस में पाई जाती है? पहला है पाल होल, ऑप्शन है पाट होल, दूसरा है ब्लो होल, तीसरा है पलाया, और चौथा है सिंग होल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? सिंग होल हो जाएगा दोस्तों, सिंग होल। सिंक होता है, सिंग नहीं है, सिंक बेसिन जानते हैं आप लोग, सिंक। तो वही सिंक होल स्थलाकृति जो है कास्ट स्थलाकृति प्रदेशों में पाई जाती है, कास्ट स्थलाकृति प्रदेशों में पाई जाती है, सिंक होल वाली। ठीक है, स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण बी के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है,
ये आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन कूट 2 दिए गए हैं, इन कूटों को पढ़ना है और कूटों में से क्या करना है, आपको आंसर देना है दोस्तों कि कौन से उत्तर सही हैं। तो ऑप्शन पहला देखते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है कि कथन ए है, भारत में विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से, भारत में विश्व के अधिकांश मरुस्थल, यहाँ भारत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपका विश्व में होना चाहिए, विश्व में, ठीक है, या विश्व के सीधा सही है, विश्व के, ये सही है। विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, विश्व के अधिकांश मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, अभी करेक्ट है ये, विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अवस्थित हैं। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका है। ये बेसिकली आपका जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका जो आता है, इसमें 15 से 30 डिग्री वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है। और यही चीज़ें जब 30 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब आप 40 डिग्री से प्लस के हिस्से में जाते हैं, यानी कि 40-45 डिग्री के आस के हिस्से में जाते हैं, तो ये महाद्वीपों के पूर्वी हिस्से में फिर पड़ जाता है आपका। बहरहाल यहाँ पर आप देखिए तो जो बता रहा है आपका प्रश्न, 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अवस्थित हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है आंसर है आपका। दूसरा कह रहा है, कारण जो बता रहा है इसमें, कारण में कह रहा है व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। तो ये क्या ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है कि कमी आ जाती है? दोनों में ही देखिए, व्यापारिक हवाएं क्या करती हैं, व्यापारिक हवाओं के बारे में आप ये जान लीजिए थोड़ा। ये आप मान लीजिए ग्लोब है और ये 30 डिग्री उत्तर है और 30 डिग्री दक्षिण का है। अब यहाँ से हवाएं जब चलेंगी तो यहाँ को आएंगी, यहाँ से चलेंगी हवा इस तरह से आती हैं, ये हवाएं इधर को जाती हैं। ये व्यापारिक हवाएं, इन्हीं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं, या इन्हीं को ही पूर्वा हवाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी हो जाती है। तो निश्चित तौर से आर्द्रता नमी में कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर जाएंगी हवाएं तो अपनी नमी निचोड़ने लगेंगी और पानी को वहाँ पे उस क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, यानी डोलटर्म वाला क्षेत्र है, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र आपका पड़ता है, यहाँ पर पानी आकर के पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो पानी इसका शुष्कता इसमें आने लगेगी। तो कथन और कारण दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से कूट दिया होगा। कूट में आंसर जब आपको देना है तो बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर ए और आर दोनों सही हो जाएंगे आपके, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ये पूरी तरह से सत्य स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपका इसमें थोड़ा लिखने में त्रुटि हो गई है। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22 नंबर का है, ये भी कथन कारण पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है क्या, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी का स्रोत हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका दे रहा है, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, ऊर्जा के स्रोत तो हो ही सकते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कारण कह रहा है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये रेगिस्तान के बारे में बात कह रहा है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट और दोनों स्टेटमेंट सही हैं और कथन कार्ड की पुष्टि भी कर रहा है, तो आपका कूट 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरुस्थल परिभाषा किया जाता है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, क्या ऑप्शंस के आधार पर देखिए। पहला कह रहा है तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो। दूसरा कह रहा है आपका कोई पाइप न पाया जाता हो, सॉरी ये गलत है, पादप यानी पौधा, यानी कोई पादप न पाया जाता हो। और तीसरा है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। चौथा कह रहा है आपको बालू के टीले की प्रधानता हो।
बालू के टीले की प्रधानता हो। देखो ऐसा है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को, देखिए मरुस्थल बनेगा ही तब जब वहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी। तो सबसे बड़ा आधार तो होता है तापमान। देखिए 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर 42 डिग्री से अधिक तापमान चला जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, तो वो एथेंटिक नहीं है। ये सबसे ज़्यादा एथेंटिक है किसी क्षेत्र को मतलब रेगिस्तान घोषित करने के लिए वहाँ की वर्षा का कम होना। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर होती है किसी क्षेत्र में तो निश्चित तौर से वो क्षेत्र रेगिस्तान ही होगा, चाहे वो उष्ण रेगिस्तान हो चाहे शीत रेगिस्तान हो, निश्चित तौर से रेगिस्तान ही होगा। अगला है, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर रहती है, किस क्षेत्र में आपको रहेगी? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन दे रहा है 0 डिग्री अक्षांशों के आसपास, फिर कह रहा है 50 डिग्री अक्षांशों के आसपास, फिर कह रहा है 23 डिग्री अक्षांशों के आसपास, फिर 70 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोलती है, मरुस्थल के होने की संभावना बनी रहती है। तो मूल रूप से आप देख लीजिए, तार का रेगिस्तान है, सहारा का रेगिस्तान है, सब इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है क्षेत्र पड़ता है, ये आपका संभावना अधिक रहती है रेगिस्तान होने की। अगला है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो बड़ा ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का है। कालाहारी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, गोबी है और थार है। तो सहारा का मरुस्थल सभी को पता है, तो सहारा का मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये जान लीजिए कि वैसे मरुस्थल की तो बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के में भी बहुत बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र सब पाए जाते हैं। सब मरुस्थलीय क्षेत्र ही हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप ये मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल के तौर पे। यहाँ पर विश्व मरुस्थल पूछा है तो उष्ण और शीत कुछ पूछा नहीं है, तो अगर दिया होता तो आपको वो भी बताना पड़ता कि बड़ा मरुस्थल है आपका। ठीक है, ग्रीनलैंड वगैरह देखिए सब मरुस्थल है, शीत मरुस्थल ही हैं सब इस तरह के प्रदेश जो हैं। तो कह रहा है यहाँ पर मरुस्थल को ये जस्टिफाई नहीं किया है, हालांकि जो भी मरुस्थल दिए सब गर्म दिए हैं, हालांकि वो भी ठंडा मरुस्थल है। तो आप इसमें देखेंगे कि मरुस्थलों को जो ऑप्शन है उनके आधार पर देखें तो सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और एक कहिए कि ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ने के बाद अगर कोई क्षेत्र पड़ता है मरुस्थल में सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम से अगर कहता है तो सबसे बड़ा, चाहे वो अंटार्कटिका महाद्वीप भी दिया हो तब भी आप सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल ही होगा आपका। ठीक है, और इसका जो विस्तार है वो नासा ने जो खोज की है उसके आधार पर बताया जाता है। सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है 3.6 मिलियन वर्ग मील है इसका क्षेत्रफल, वर्ग मील। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो निश्चित तौर से आपको पता होगा, बताइए जवाब। सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, और इसके अलावा क्या दे रहा है ऑप्शन? कालाहारी का मरुस्थल। तो निश्चित तौर से इंडिया में है तो इंडिया के बारे में पता होना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है आपकी। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व की सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो भारत में पड़ता है, तो थार का मरुस्थल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तकलामकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तकलामकान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में, मंगोलिया में। तो आप जानते हैं चीन में स्थित है ये तकलामकान जो है, चीन में स्थित मरुस्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। और ये इसके बारे में और भी एक चीज़ जान लीजिए कि जो ये आपका तकलामकान मरुस्थल है ना, ये कुनलुन पर्वत श्रेणी, मैंने भी आपको चर्चा की थी लास्ट क्वेश्चन में। तो हिंदकुश पामीर का पठार, हिंदकुश पर्वत श्रेणी और कुनलुन पर्वत श्रेणी। तो कुनलुन पर्वत श्रेणी जो कुनलुन पर्वत श्रेणी है तथा पश्चिमी जो आपका पठार ये पड़ता है पामीर का पठार जो आपका या तिब्बत का पठार है, ये पश्चिम उत्तर ये इसका जो हिस्सा पड़ेगा यानी कि उत्तर हिस्सा, और मतलब ये पठार का यानी कि तकलामकान पठार ये हिस्सा बनाता है और कुनलुन पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, यानी कि इससे घिरा हुआ ये पठार है। यहाँ पर आपका कुनलुन पर्वत श्रेणी है, कुनलुन, ठीक है, कुनलुन, और ये आपका क्या है? पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, तिब्बत का, इससे घिरा हुआ है क्षेत्र। ये कौन सा पठार आपका? तकलामकान पठार। ठीक है, तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मकान मरुस्थल है ये, सॉरी ये जो तकलामकान मरुस्थल जो है इन पठारों से, तिब्बत के पठार और कुनलुन पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
ये बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है मरु, एक तरफ ये यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने गलत लिख दिया है बच्चे ने, ये गलत है, मरुस्थल है फिर देश है, देश। तो ये बताना है यहाँ पर नंबरिंग 1, 2, 3 और 4 होगी अब। ठीक है, अब बताइए, कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। पहला क्या है, सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलामकान चीन, अभी बताया तकलामकान, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। काराकोरम है तुर्कमेनिस्तान के बारे में बता रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है, ये भी सही आपका है, गिब्बन जो है ब्राज़ील बता रहा है। तो ये आपको यहाँ देखना है। तो आप बताइए ज़रा, कोशिश करिए कि कौन सा सही है। फिर इसके बाद में ये भी क्वेश्चन देखिए, सोनरन मरुस्थल जो है ये कहाँ पे पड़ता है आपका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। और गिब्बन के बारे में बात कर रहा है, ये गिब्बन जो पड़ता है दोस्तों ब्राज़ील में नहीं पड़ता है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो जाता है, यानी गलत यही दिया है, केवल चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है दोस्तों दस्तेलुट। दस्तेलुट कहाँ पर पड़ता है, ये आपका ऑप्शन देखिए, ईरान में है, केन्या में है, लीबिया में है, नाइजीरिया में है। ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। तो ईरान में स्थित है दोस्तों, ये जान लीजिएगा। दस्तेलुट ईरान में, केरान प्रांत, ईरान का जो एक प्रांत पड़ता है, केरमान प्रांत है, सॉरी केरमान प्रांत, ठीक है। केरमान प्रांत में स्थित है, एक विशाल लवणीय रेगिस्तान पड़ता माना जाता है, ये है, माना जाता है क्या, ये है विशाल लवणीय, कैसा है, लवणीय रेगिस्तान है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन दे रहा है आपका मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया, मिस्र। तो गोबी अभी बात हो रही थी पिछले क्वेश्चन में आपका, तो मंगोलिया वाले हिस्से में पड़ता है ये, चीन और मंगोलिया वाले हिस्से में पड़ेगा ये, मंगोलिया में। तो ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात कर रहा है। दक्षिण एशिया आप देख रहे हैं, दक्षिण एशिया में भारत आपका आ जाएगा, इधर से लेकर के हिस्सा, हिमालय के नीचे के सारे हिस्से दक्षिण एशिया में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा कह रहा है, कोलोराडो कह रहा है, कालाहारी कह रहा है, और फिर थार का मरुस्थल कह रहा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो दोस्तों है वो थार मरुस्थल पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4 आपका, थार मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। अटाकामा के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन बता रहा है यहाँ पर कि वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में सही नहीं है के बारे में कह रहा है, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, एक मरुस्थल है, बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है अटाकामा का मरुस्थल। फिर दूसरा कह रहा है वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी आपका सही है। और इसके बाद कह रहा है वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। तो ये कह रहा है कि दक्षिणी चिली में अवस्थित है, जो कि गलत है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, या सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। और आपका दक्षिणी चिली में जो कह रहा है ये आपका त्रुटिपूर्ण यहाँ पर है, ये नहीं होगा दक्षिणी चिली में आपका। तो यहाँ पर आपका ये करेक्ट नहीं होगा। बाकी उसमें क्या कर रहा है, इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो नाइट्रेट के प्रचुर भंडार, यह भी आपका ऑप्शन बिल्कुल है। इसमें सोडियम पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट है, तांबा है और अन्य खनिज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, तो ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये जान लीजिए इसमें जो बताया गया है स्पष्ट रूप से, जैसे चिली लिखा हुआ है, तो त्रुटिपूर्ण क्या है, ये चिली में नहीं है, बल्कि उत्तरी चिली और पेरू में स्थित है। उत्तरी चिली का जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी चिली और पेरू में, प्लस पेरू में स्थित है। तो इस नाते ये करेक्ट फिर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर चिली केवल दे रहा है, इस नाते तो दक्षिणी चिली दे रहा है, ये गलत हो रहा है। यहाँ पर उत्तरी चिली अगर होता तो भी आप आंसर सही कर सकते थे। उत्तरी चिली अगर दिया होता तो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दक्षिणी चिली दे रहा है, इस नाते गलत हो रहा है। उत्तरी चिली और पेरू में से कोई एक दिया होता या दोनों का जोड़ा बनाया होता तो भी सही हो जाता है आंसर आपका। अगला है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपने बात की है अटाकामा का रेगिस्तान जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। तो बिल्कुल ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ेगी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कहाँ पर है। पृथ्वी का सबसे सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है, अभी बात हो रही थी हम लोगों ने, अटाकामा का मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा शुष्क वाला क्षेत्र है। तो अब जवाब
अपना पॉज करके वीडियो देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब पहले दीजिएगा, फिर आप आंसर को देखिएगा। तो बाकी चीज़ों पे बात नहीं, जो सरल क्वेश्चन है जिनके बारे में चर्चा पिछले क्वेश्चन में हो जाती है, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ आपका। तो अटाकामा का मरुस्थल जो है सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन दे रहा है अरब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या दोस्तों? पेंटागोनिया का मरुस्थल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल में से कौन सा आ जाएगा? पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इसका जो विस्तार पड़ता है वो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री के मध्य पाया जाता है। पेंटागोनिया इसके अंतर्गत जो है पेंटागोनिया है, गोबी है, लद्दाख के मरुस्थल इसके अंतर्गत ये सब आ जाएंगे आपको। पेंटागोनिया, लद्दाख और गोबी के मरुस्थल सब ठंडे मरुस्थल हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आएंगे। तो पेंटागोनिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही आपका आंसर है, ये बिल्कुल सही आपका तथ्य है। दूसरा कह रहा है भारत के में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो देखिए भारत का पूर्वी क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से, तो भाई यहाँ पर कहाँ मिलता है? दक्षिण पश्चिम कहता तो सही रहता, उत्तर पूर्वी पवनों से अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है। तो दूसरा तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है दोस्तों, पहला ही करेक्ट है। तो इसमें कूट के आधार पर जो भी ऑप्शन होगा वो आप कर सकते हैं। तो इसमें दे रहा है आपका कूट पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन केवल करेक्ट 1 हो जाएगा। तो ये ही सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? कालाहारी मरुस्थल जो आपका है ये आपको बताना है और ये कूट के रूप में बताना है, यानी कि कई देशों में विस्तृत है। तो ये आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ पर ये स्थित है। तो कालाहारी का मतलब ऑप्शन दे रहा है बोत्सवाना है, नामीबिया है, जाम्बिया है, अंगोला है। तो इतने क्षेत्रों के बारे में बता रहा है। तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में तो आप पहली चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर ये विस्तृत है। तो कालाहारी मरुस्थल जो आपका है वो नामीबिया में भी है, ठीक है, और नामीबिया में है आपका कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। और इसका जो सबसे ज़्यादा, जो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इसका जो भाग पड़ता है वो बोत्सवाना में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल का बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका पड़ता है। और फिर इसके बाद में आपका नामीबिया में आ जाता है। बोत्सवाना में नंबर 1 का हो जाएगा, फिर नामीबिया में आएगा इसका, फिर इसके बाद में अंगोला है, जाम्बिया है, ठीक है, ये है आपके। तथा इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में भी और विस्तृत है। तो ये मूल रूप से चारों आपके हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो भी आपका दिया होगा, 4 का कोई ऑप्शन दिया होगा तो सभी हो जाएगा। बिल्कुल दिया है आपका ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चारों देशों में सबसे ज़्यादा विस्तार मैंने किसको बताया आपको, ये ध्यान में रखिएगा। बोत्सवाना में है, फिर नामीबिया, इसके बाद के क्रम में सभी लोगों में है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र बोत्सवाना का कवर करता है ये कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है और चिहुआहुआ का जो मरुस्थल है, चिहुआहुआन होना चाहिए, यहाँ पे चिहुआहुआ लिखा है, चिहुआहुआन जो है ये आपका दे रहा है। तो आपको अभी मैंने आपको बताया है रेगिस्तान के बारे में। तो सबसे जो मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है, सारे मरुस्थल गोबी और सहारा मरुस्थल ये सब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चिहुआहुआ भी उत्तरी में ही है। तो लास्ट आपका बचता क्या? कालाहारी। तो कालाहारी के बारे में बात हो रही थी, ये बोत्सवाना में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत क्षेत्र था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहारी। अगला क्वेश्चन है, तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में कह रहा है, फिर कह रहा है आपका मिस्र, भारत और उत्तरी अमेरिका में बता रहा है कहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसमें कूट के रूप में दे रहा है क्या? ये गलत यहाँ पर हो गया है कूट, यहाँ पर सीधे होना चाहिए। उपयुक्त में से ये दूसरे क्वेश्चन का था, ठीक है, यहीं तक है आपको दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। और बाकी जो क्वेश्चन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, ये इसके लिए मतलब जो है ऑप्शन में था, यानी कि ये ऑप्शन, यानी कि इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए,
त्रुटिपूर्ण लग रहा था, ये बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया, मिस्र है, भारत है, उत्तरी अफ्रीका है और इनमें से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट, जितने भी मरुस्थलों के आगे ग्रेट लिख करके आता है दोस्तों, तो निश्चित तौर से आप जान लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट नाम से बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन आपका है, कह रहा है अफ्रीका और एशियाई मरुस्थल क्षेत्रों के निर्माण में मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है अफ्रीका और एशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण में, अफ्रीका और एशियाई नहीं होना चाहिए दोस्तों, यूरेशियाई होना चाहिए यहाँ पर, एशियाई नहीं यूरेशियाई, यूरेशियाई, बाकी आप समझ लीजिएगा। यूरेशियाई मरुस्थल, कह रहा है अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण में मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। ये आपका ऑप्शन है, फिर ऑप्शन के आधार पर आपको बताना होगा कि कौन कौन से हैं। तो पहला कह रहा है कि यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है, पहला ये ऑप्शन है। तो अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्रों के निर्माण की मुख्य कारण के बारे में बताना है आपको। तो कह रहा है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में स्थित है, उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में, बिल्कुल सही है ये बिल्कुल कुछ सही है। दूसरा कह रहा है यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, तो नहीं भाई, यहाँ ऊपर वाले हिस्से में उष्ण धाराओं वाले क्षेत्र नहीं आएंगे, वहाँ पर यहाँ पर शीतोष्ण धारा वाले क्षेत्र बन जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल आपका सही नहीं बन रहा है, यानी ये करेक्ट नहीं है आपका है। और तीसरा है उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ये आपका कूट बन रहा है, इसमें बताना कौन से कथन सही हैं। ये कूट नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चन का हिस्सा बन रहा है। इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है, ये बताना है कि इसमें से कथन से कौन सही है। तो पहला कथन ही केवल आपका करेक्ट है, बाकी दूसरा कथन जो है वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 40 क्वेश्चनों की प्रश्नों की श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई, और आशा है आपको कि इससे जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपको हेल्पफुल होंगे। और आपने पठार जो पढ़ा आप लोगों ने, और घाटियों के बारे में पढ़ा है और मरुस्थलों के बारे में पढ़ा है, निश्चित तौर से इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने आप को जज करने की और टॉपिक को रिवीजन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।